और फिर विगत शिक्षा जी। स्कूल के क्षेत्र में भी प्रत्येक गांव में स्कूल नहीं था। अब चूंकि एनडीए की सरकार आई तो प्रत्येक गांव में कुछ स्कूलें हो गई हैं। उच्च शिक्षा बोलकर मतलब भी कहीं बड़हरा के प्रखंडों में डिग्री कॉलेज कहीं जो हमारे देश की मिट्टी सोना उगले ऐसा बड़हरा की मिट्टी है। और यहाँ फसल काफी उपजाऊ भी होती है। किसानों के लिए तो बीज फसल डालता है और तुरंत बाढ़ आ जाता है, बहा ले जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग कम खेती भी करते हैं। जिला का बड़हरा विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ सूर्यभान सिंह जी हैं जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अगर इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 1988 से ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं और निश्चित तौर पे जब 2020 का चुनाव आया या फिर 19 का लोकसभा आया सब में इनका नाम गया। लेकिन ये कह सकते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं पेशेंस होता है और परिपक्व होता है। निश्चित तौर पर परिपक्व है और पेशेंस भी है। राजनीति में जो लोग पेशेंस से रहते हैं निश्चित तौर पर सफलता उनके कदम को चूमती है। इनसे जानेंगे कि आज भी बड़हरा की मूलभूत समस्याएं क्या है। अभी डबल इंजन की सरकार के विधायक हैं बड़हरा से, पूर्व में आरजेडी से रहे हैं, बावजूद उसके जनता ने कई बार मौका दिया, बावजूद उसके आज भी अगर बड़हरा की बात की जाए तो सिंचाई, बाढ़, सड़क, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, जल जमाव, स्वास्थ्य और शिक्षा गंभीर बीमारी बनी हुई है। शायद इसके वजह से बहुत सारी परेशानियों का आम लोगों को सामना करना पड़ता है। और निश्चित तौर पे अभी जो 2025 का विधानसभा चुनाव है शायद बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उसका सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी और जो पार्टी के विधायक है कहीं ना कहीं उनका जो काम रहा है, कार्यकलाप रहा 5 सालों का, शायद जनता की नजर में खड़े नहीं उतर पाए। इसी वजह से बहुत सारी विरोध का सामना करना पड़ता है। इनसे जानेंगे कि आज भी इनके बड़हरा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। आप बड़हरा से संबंध रखते हैं, आपका जन्म स्थान है, आपका विधानसभा भी है। आज भी आपके बड़हरा की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे यहाँ आए और मुझसे पूछ रहे हैं। बड़हरा देखिए आजादी के बाद से ही क्योंकि दियारा क्षेत्र होने के नाते जी बाढ़ का प्रकोप शुरू से रहा, लेकिन पहले की सरकारों ने इस पर बांध का निर्माण भी कराया। बहुत जगह बांध छोड़ दिया है, बहुत जगह कट हो गई, जिसके चलते बाढ़ से बचा नहीं। उनकी भी कारण बांध छोड़ने के कारण था कि बांध के अंदर गंगा के तटवर्ती में जो गांवें थी उनको बचाव का सुगमता नहीं मिल पाया, जिससे बाढ़ आज भी यहाँ का बहुत महामारी का कैसा बना हुआ है। प्रत्येक किसानों के लिए तो बीज फसल डालता है और तुरंत बाढ़ आ जाता है, बहा ले जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग कम खेती भी करते हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था में तो यहाँ बहुत बड़हरा के विषय में कभी भी कोई सिंचाई के रूप में यहाँ पूर्ण रूपेण व्यवस्था नहीं की गई, जिससे फसल मिट्टी तो यहाँ के बहुत सुंदर है, जो हमारे देश की मिट्टी सोना उगले ऐसा बड़हरा की मिट्टी है और यहाँ फसल काफी उपजाऊ भी होता है। लेकिन एक फसल पूरे बड़हरा विधानसभा में बहुत सारे गांव, कुछ गांवों को छोड़ के सारे गांव में एक फसल होता है जो द्रवी का फसल किया जाता है, जिससे किसानों के लिए उन्नति में बाधक भी बना है, तरक्की भी नहीं कर पाया, लोग पलायन की तरफ ध्यान दें, नौकरी पेशा में या कहीं ना कहीं। और फिर विगत शिक्षा स्कूल के क्षेत्र में भी प्रत्येक गांव में स्कूल नहीं था। अब चूंकि एनडीए की सरकार आई तो प्रत्येक गांव में कुछ स्कूलें हो गई हैं, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा बोलकर मतलब भी कहीं बड़हरा के प्रखंडों में डिग्री कॉलेज कहीं नहीं है। उनको इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, या आना पड़े या पटना जाना पड़े, तो थोड़ा इसकी सामना है। स्वास्थ्य के शिविर में भी इस समय काफी एनडीए की सरकार में कुछ सुंदर, लेकिन पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हमने ऐसा ही स्थिति आपको देखते आएंगे। रोड रास्ता आप घूमे होंगे, रोड रास्ता के विषय बहुत कुछ मैं नहीं बताऊंगा, रोड तो पूरा बड़हरा की खराब है। अभी आज भी आपके बड़हरा में जो बेसिक चीज है वो है सार्वजनिक शौचालय, लेकिन सार्वजनिक शौचालय आज भी नहीं दिखता है। बड़हरा का जो छोटा छोटा मार्केट है वहाँ सार्वजनिक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है और जो महिलाएं मार्केट को आती है उनके लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। ये मार्केट ही नहीं, मार्केट तो कुछ है कि किसी घर द्वार मिलेगा, मार्केट में तो सार्वजनिक शौचालय नहीं। अगर शौचालय होगा भी तो स्वच्छ नहीं रह पाएगा, ये थोड़ी सी यहाँ की समस्या है। अस्पतालों में भी गांव की, मेरे गांव में एक अस्पताल है और भी छोटे छोटे अस्पताल है जहाँ वहां भी सार्वजनिक शौचालय या किसी को जाके शौचालय करने लायक महिलाओं या पुरुषों के लिए हमको नहीं दिखता है कि कहीं शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है। स्कूल में तभी शौचालय बना है, स्वच्छ नहीं रहता लेकिन बना है। अभी जो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं के पार्टी से, आप ही के पार्टी से अभी विधायक है, पूर्व में सांसद भी आपके थे, मंत्री भी आपके थे, बावजूद उसके आज भी अगर भोजपुर और बड़हरा की बात कर लें तो जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो सिंचाई की हो, पेयजल का हो, सड़क का हो, वो जनप्रतिनिधि जो छोटे स्तर के होते हैं, मुखिया समिति और जिला पार्षद भी कर लेते हैं,
आपको नहीं लगता है कि विधायक की जिम्मेदारी इससे बड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल बड़ी होती है सरकार के साथ। सरकार ने बहुत एनडीए की जो सरकार 2005 से नीतीश जी के नेतृत्व में आया है, तो पेयजल पर भी कार्यक्रम किया, जगह जगह बोरिंग लगाकर बड़ी ऊपर टंकी बनाया, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो पाता। जो लोकल स्तर पर देख रेख करनी चाहिए उसकी सफाई नहीं होती है। गंगा का जल भी वहाँ मौली घाट पर एक बड़ा सा टंकी बना के पेयजल सप्लाई के रूप में सप्लाई पानी के रूप में देने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वच्छता या देख रेख में वहाँ थोड़ी सी कमी अवश्य है। तो इन सब की मूलभूत सुविधा स्वच्छता, जो कि आर्सेनिक युक्त पानी है, इस पर कहीं देखा नहीं। तो चापाकल, हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय कांग्रेस का पीरियड था, तो चापाकल किसी गांव में किसी 10, 20, 50 घरों के बीच में एक चापाकल हुआ करता था। लेकिन अभी तो पानी का सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बढ़िया पानी स्वच्छ लोगों को नहीं मिल पाता है। मूलभूत सुविधा बहुत, सिंचाई तो बिल्कुल नगण्य है यहाँ, इसलिए किसानों के लिए सिंचाई का समस्या रहता है। आपके यहाँ बहुत सारी बीमारियां होती है, लोग कहते हैं कि पानी की वजह से भी होता है, लेकिन एक समस्या आपके यहाँ ये है, कोइलवर नजदीक में है, आपकी विधानसभा में भी आता है, जो ट्रक का आवागमन होता है उसका पॉल्यूशन होता है, डस्ट का पॉल्यूशन होता है, प्रकृति से छेड़छाड़ भी होता है। जो बालू आती है प्राकृतिक है, उसको जरूरत के ज्यादा अगर निकाल दिया जाए तो निश्चित तौर पे वाटर लेवल पे भी असर पड़ता है। क्या मानते हैं? देखिए, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़, तो प्रकृति का अपना व्यवस्था बना लेती है। जैसे कि वर्षा काल में बाढ़ आना निश्चित है, तो गंगा स्वच्छता के रूप में अपने भाव के बना लेती है। जल संचय के विषय में भी थोड़ा पुराने जो हमारे यहाँ का गड्ढा था या तालाब था, पोखरे बंद हो पड़े हैं काफी, जल संचय भी नहीं होता है। बालू की बात बताए तो बालू की समस्या, ट्रक, ये तो ट्रक रोड नया बना अभी 10 साल पहले 5-7 साल पहले ही रोड बना, जो ट्रकों के आवागमन ज्यादा है। ये पॉल्यूशन नहीं, ट्रकों के चलते जाम की समस्या बहुत है। कोइलवर से लेके छपरा जाने के बाद 45 किलोमीटर दूर है आरा से, लेकिन वो जाम में कब निकल पाएंगे आप यहाँ उस पार कहिएगा तो 4 घंटा लगेगा, 3 घंटा, ये आपको कोई बता नहीं पाएगा। इससे जाम की व्यवस्था यहाँ बहुत है, जो बालू गाड़ियों के चलते जाम है। आपके यहाँ आज भी अगर बात कर ले तो जल जमाव तो बाढ़ की वजह से भी होता है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण सड़क है, उसकी स्थिति तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन जल जमाव भी उसके लिए एक गंभीर समस्या है। बहुत सारा ऐसा घर दिखता है जहां जाने के लिए पानी में चल के ही जाना पड़ता है। तो क्या इसके लिए आपके जो है वर्तमान विधायक है उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोशिश नहीं की गई इस पे? नहीं, वर्तमान में सरकार के तरफ से तो वार्ड के सदस्य हैं, मुखिया के सदस्य, इन लोग तो काफी कुछ डेवलप हुआ है वार्डों की तरफ से, लेकिन विधायक की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा पूरे गांव की सामूहिकता को लेकर किया जाए कि जल निकासी हो जाए। अब आरा शहर को लेंगे तो जल निकासी की व्यवस्था कहीं नहीं, जल निकासी आरा शहर की जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो आप गाँव में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था है? आपके द्वारा सार्वजनिक जीवन में जो मुख्य रूप से काम किया गया वो सामूहिक विवाह लड़कियों का किया गया, 1100 लड़कियों का। आज एक सच्चाई है जीवन की कि एक बेटी की शादी करना लोग मुश्किल समझ लेते हैं, बेटी को जो पालन पोषण होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उसके जन्म के समय लोग डर जाते हैं। आपकी सरकार ने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसका जीता जागता नमूना आपसे और आपकी विधानसभा में देखने को मिला। आपके द्वारा जो आग लग जाता है घरों में, वैसे 550 घरों को मदद की जाती है, और निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता पर्यावरण के रूप में ये होती है कि आपके द्वारा 1,41,000 वृक्षारोपण 26,900 घरों में किया जाता है। तो ये सब जो आपके द्वारा काम किया गया निश्चित तौर पे सराहनीय है। इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? कैसे आप मोटिवेट हुए जब आज के समय में लोग 1-1 रुपया के लिए जंग लड़ने को तैयार होते हैं? आपने अपना लाखों लाख लगा के वैसी बेटियों की शादी की जिसके पिता के पास, या पिता अगर नहीं भी है उनके परिवार के पास सोर्सेस ऑफ इनकम का कोई रास्ता नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब से मैं बिजनेस व्यापार में आया, 88 से भारतीय जनता पार्टी के मैं सदस्य था, और मेरे बाबूजी भी जनसंघ काल में जनसंघ थोड़ा कहते थे से संबंधित, इस नाते मेरे वहाँ मेरे माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कभी हमें मना नहीं किया। मैं 50 रुपया से सहयोग करना शुरू किया, उस समय 500 रुपये 600 रुपये में साइकिल मिल जाती थी, तो मैं साइकिल खरीद के बेटियों को डोनेट करने लगा। उसके बाद से तमन्ना चलती, फिर बाद में आप देखेंगे कि अभी तो 15 के बाद से ये सब सुनने आपको मिला है, लेकिन अपने गांव, घर, कस्बा, मोहल्ला या जवार जिसको बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, मैं जब भी बाहर रांची से आता था तो यहाँ बेटियों को शादी में या किसी न किसी रूप में उनके साथ सहता बनता था, जिसमें मेरी माँ का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। वृक्षारोपण बताएं आपको, तो वृक्षारोपण पर्यावरण पर मेरे परम पूज्य, मैं शिष्य हूँ परम पूज्य गुरुवर जय स्वामी जी का, उनसे मैं बताया कि चंदवा में महायज्ञ हो रहा है, तो मुझे भी
काम के लिए कह रहे हैं कि बोले नहीं जाइए, कोई काम नहीं, अब देखिएगा जो करने से करिएगा। फिर एक सप्ताह बाद बस क्या करना चाहते हो? तो स्वामी जी ने बताया कि अच्छा देखिए पेड़ लगा दे, आप बहुत बाबा धाम ले जाते हैं लोगों को, बहुत बस से, कितने बसों में ले गए? 75 बस ले गए। तो 75 बस में ले गए तो आप तेल जला के पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ाया होगा। स्वामी जी कहते देखिए किस तरह की मार्गदर्शन मिला, पॉल्यूशन बढ़ाया होगा, तो पॉल्यूशन को खत्म करने का पेड़ लगाओ। कैसे लगा? हमने स्वामी जी इस जगह पर यहाँ पर एक शिविर लगा के, पहले तो स्वामी जी ने जगह बताए, और मैं लखनऊ से, कलकत्ता से इस तरह का ट्रक 12 चक्का 14 चक्का ट्रक से सारे फलदार वृक्ष आया, कुछ ऐसा भी वृक्ष आया लेकिन फलदार वृक्ष, जो कि 26,000 लोग लाइन लगा कर लेते थे, और 26,000 लोगों, ये वृक्षारोपण के लिए मेरे तो पर्यावरण के लिए पार्टी के भी निर्देशित थे, बीजेपी का माननीय संगठन मंत्री जी हमारे नागेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि कुछ पेड़ लगाओ, ऊपर से स्वामी जी का ऊपर मिल गया, तो मेरे लिए तो भाग्य हो गई। और पेड़ भी हमें सस्ता में सुविधाजनक मिला, क्योंकि लाइन लगा के 26,900 लोगों ने इस पेड़ को 5 पेड़ देश पर सब गाँव में, भोजपुर जिला नहीं, शाहबाद में, भोजपुर जिला के सभी गाँव में मोटा मोटी 150 पेड़ ऐसा गया है। और कहीं भी मैं खड़ा हो जाता हूँ तरारी के क्षेत्र में या गाँव के क्षेत्र में, जगदीशपुर में, तो पेड़वा वाले के नाम से मुझे प्रसिद्धि मिलती है। बिहवा वाला, पेड़वा वाला, बाबा धामोली, 3-4 प्रसिद्धि मिलती है लोगों का। उन लोग कहते हैं कि आपका पेड़ फल रहा है, सिर्फ के पेड़ फल रहा है, तो हम थोड़ा भोजपुरी में हंसी में जाकर खट्टा हुई तो घड़ी आई बात, ना खट्टा रही, बहुत सुंदर है। तो इसका जो हमको मिलता है भगवान भोलेनाथ का कृपा है, माता रानी की असीम कृपा है, ताकि ये प्रेरणा और लोगों का जो ये प्यार मिलने लगा, इससे उत्साह और बढ़ा। अब हमारे सीजन में आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया कि कोरोना काल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सक्षमता के अनुसार में आप सेवा कार्य करो। तो सेवा कार्य करने में मैं आरा बढ़ारा के मिला के 13,364 घरों में राशन, मास्क, चावल, दाल, आलू और साबुन, मास्क के पहुंचाने का काम किया। कोरोना के काल में लोग सोया करते थे, लेकिन हमारी टीम 4-4 टीम, उससे प्रशासन, पुलिस सबसे भी तंग होता था, लेकिन हम लोगों को छोड़ देते थे कि बच बुझा के जाके ये सेवा कार्य कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई स्टेशन में करता था, अपने क्षमता के अनुसार ये कार्य जरूर करता है, लेकिन मेरी टीम सेवा भारती के नाम पर आदरणीय जेपी नड्डा जी के निर्देश पर हम लोगों ने बढ़ारा और आरा के कुछ गाँव में बहुत सारे किया था। बाढ़ आई, इस तरह की सेवा बहुत मैं करते रहता था। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर बढ़हरा का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता देखिए सड़क जी, सड़क का आवागमन ठीक हो जाता है तो लोग आने जाने लगेंगे, रोजगार की दृष्टि में कहीं ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, आना शहर है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी सड़क की रहेगी। आप कायम नगर मटियारा का सड़क देखते होंगे, जैसे गिधा फैक्ट्री का बाहर का सड़क देखते होंगे, धोबहा बाजार से बसंतपुर और कटरा और भदिया जाने की सड़क देखते हो, कहीं जाने आने लायक नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी सड़क। दूसरी स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य बहुत बाकी कुछ अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य पर प्रायोरिटी रहेगी। और सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी होगी ताकि लोग यहाँ से पलायन नहीं करें और सिंचाई से उनका इनकम बढ़े। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था में हमारी लड़ झगड़ के भी कहीं से अगर पैर पकड़ के लाना पड़े तो मैं सिंचाई की दृष्टि में काम करना चाहूँगा। और सरकार से अभी भी विनती करते रहूँ, अगर मैं जीत के जाता हूँ तो सदन में भी ये बात जरूर उठाऊंगा कि बाढ़ की समुचित व्यवस्था किया जाए, गंगा की सफाई हो, घाट की सफाई हो और बांध को दुरुस्त करके बाढ़ से लोगों को बचाया जाए। ऐसी प्रायोरिटी 3-4-5 प्रायोरिटी तो बहुत मस्ट में है, क्योंकि गरीबी भी है, रोगग्रस्त भी लोग हैं। चलिए सूर्यभान सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।